कि आपकी जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन आंसर में ही लिखिए ताकि वो आंसर दे सके। पहले 45 मिनट्स और डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। हाँ जी श्रीवास्तव जी, जी तो आप प्रेजेंटेशन चालू करिए सर। ओके 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 मित्रों, ये बहुत ही अच्छा वक्त है कि आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं प्रकाश कुलकर्णी साहब और कृषि संवाद के सारे लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि एक ऐसे विषय पर बात किया जाए जो नींबू वर्गीय फलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि मिट्टी उर्वरता और पोषण प्रबंधन ये तो एक ऐसा विषय है जो कि नींबू वर्गीय फलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि शायद नींबू वर्गीय फल ही दुनिया में एक ऐसा फल है जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। और शायद कोई ऐसा एस्पेक्ट है नहीं, चाहे सॉइल हेल्थ की बात करें, चाहे डिजीजेस की बात करें, पेस्ट की बात करें, कोई भी बात करें जिस पे आपको मिलेगा कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुआ है। आज मैं आपसे विगत 30 से करीब करीब 32 सालों में इस संस्थान में मैं रिसर्च करता रहा हूँ, खासतौर से मृदा स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन पर नींबू वर्गीय फलों में। और करीब करीब देश और विदेश सारी जगहों पर ऐसा मौका मिला कि नींबू वर्गीय फलों की इंडस्ट्री को मैं देख सकूं। और बहुत समय समय पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आपको रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। ओके ओके ठीक है। अभी हाँ, आ रही है आवाज आपको? आ रही है, हाँ जी। ओके ओके सॉरी। तो मैं पिछले जो करीब करीब 30-32 सालों में जो कुछ भी हमने इस संस्थान पे रहते हुए रिसर्च की है, खासतौर से नींबू वर्गीय फलों के लिए और खासतौर से मिट्टी उर्वरता और पोषण प्रबंधन जैसे एक इम्पोर्टेंट विषय पर, ये मैं आप सब से, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे हमारे किसान भाई भी हैं, वो इस बात का जरूर ध्यान दें कि किस तरीके से हम नींबू वर्गीय फलों में मिट्टी उर्वरता और पोषण प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये करीब करीब पूरा रिसर्च इस संस्थान का ही है। ये कोई भी रिसर्च जो कुछ भी मैं आज बताने जा रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं दूसरी जगह से लाई गई हो या किसी दूसरे की स्लाइड ली गई हो या किसी दूसरे का रिसर्च लाया गया हो। ये सारा रिसर्च इसी संस्थान में, और जो आप पीछे देख रहे हैं हमारी लेबोरेटरी, उसी लेबोरेटरी में किया गया हुआ है। तो ये सब पूरा का पूरा रिसर्च पिछले 30 से 32 सालों का जो भी अनुसंधान है वो सब किसान भाइयों को, खासतौर से नींबू वर्गीय फल किसान भाइयों के लिए समर्पित है। देखिए, दो चीजें अक्सर कही जाती नींबू वर्गीय फलों के संदर्भ में कि पोषण और पानी तो एक ऐसे विषय है जिसको कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि चलिए एक किसी ऐसी अवस्था पर हम उसको नहीं दे सकते हैं। जिस वक्त आपने बीज को मिट्टी के अंदर लगाया उसी वक्त से पोषण प्रबंधन और पानी प्रबंधन, ये दो चीजें उसी वक्त से शुरू होती हैं। और उस मिट्टी के अंदर जब तक नींबू वर्गीय पौधा 30 साल, 40 साल, 50 साल तक वहाँ रहता है, खासतौर से विदर्भा की जैसी कंडीशंस में 50 साल तक तो नहीं रहता, करीब करीब 25 से 30 साल तक ऑन एन एवरेज यहाँ पर संतरे की जो आयु है वो रहती है। तो अगर आप 30 साल भी लेके चले तो एक बार जब भी आपने मिट्टी के अंदर बीज को डाला या पौधरोपण किया या ग्राफ्ट लेके लगाया, तो आप ये समझिए कि उसी वक्त से पौधे की पोषण शुरू होती है। ठीक वैसे जैसे हम अपना बच्चा पालते हैं, ठीक वैसे ही हमको ये नींबू वर्गीय फलों के पौधों को पालने की जरूरत होती है। और अगर हमारे पास कहीं भी जानकारी नहीं है कि किस वक्त पर कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, किस मात्रा में देना है, किस अवस्था में देना है और किस सोर्स के द्वारा देना है, ये 4 चीजें जिसको हम 4R बोलते हैं, अगर ये 4 चीजें आपके पास बिल्कुल जानकारी नहीं है, नहीं किसी भी नींबू वर्गीय फलों की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में एक तो लूज जैकेट मैंड्रिन आता है जिसको हम
कहते हैं नागपुरी संतरा इसमें बहुत फेमस है, या उत्तर पूर्वी भाग में खांसी में नहीं लगाया जाता है। और अगर देखा जाए तो स्वीट ऑरेंज, जो खास तौर से स्वीट ऑरेंज जो है, ये मौसम्बी जैसे मराठवाड़ा में होती है, सतगुड़ी पूरे के पूरी साउथ इंडिया में होती है। और नींबू जो होता है, खट्टा नींबू जिसको कहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि देश के करीब करीब हर हिस्से में होता है। तो जब भी हम नींबू वर्गीय फल की बात करते हैं तो खासतौर से 3 फसल का जरूर ध्यान में रखिए। एक तो मैंड्रीन, जिसको मैंड्रीन बोलते हैं, एक दूसरा स्वीट ऑरेंज बोलते हैं, तीसरा उसको हम बोलते हैं खट्टा नींबू। तो ये 3 चीजें जो हैं, 3 कल्टीवार की बहुत जरूरत होती है, और इन्हीं तीनों विषयों पे मैं आपसे बात करूंगा। मित्रों, मैंने एक स्लाइड जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जब एक नागपुरी संतरा एक 25 साल तक रहता है किसी भी मिट्टी के अंदर, तो आप नीचे वाला कॉलम अगर आप देखें तो 25 सालों के अंदर जितना भी विदर्भा के अंदर हम खाद डालते हैं और जितना वो पौधा निकालता है, देखिए इस बात का भी ध्यान में हमेशा रखिए कि हमारी ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि जितनी मात्रा में आपके पौधे से जो संतरे हैं, मौसम्बी है या खट्टा नींबू है, जो कुछ भी बाहर जाता है, उतना पोषक तत्व जरूर आपकी मिट्टी के अंदर वापस जाना चाहिए, अगर आप किसी भी तरह की इम्बैलेंस को नहीं रखना चाहते हैं। अदरवाइज ये आप मान के चलिए कि आपके पौधों में आने वाले दिनों में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर बगीचे के अंदर एक भी पोषक तत्व की कमी है तो कभी भी आप पौधे की सही उत्पादन क्षमता नहीं पा सकते। देखिए, एक मैंने आपको नीचे कोशिश की है कि 25 सालों के अंदर विदर्भा में एक 20 सेंटीमीटर की मिट्टी से 1 हेक्टेयर के एरिया से आप इमेजिन करिए, 5 तो 7 7 14 करीब करीब 1800 किलो, इमेजिन करिए, एक बार सोचिए 1800 किलो पोषक तत्व 25 साल में 1 हेक्टेयर एरिया से 20 सेंटीमीटर की सॉइल डेप्थ से आपने उसको बाहर निकाला। आप खुद सोचिए कि इन 25 सालों के बाद जब आप उसी मिट्टी के अंदर दोबारा संतरा लगाएंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी। मैं नहीं समझता कि वो पौधा बिल्कुल नॉर्मल होगा। मैं नहीं समझता कि वो पौधा किसी भी तरह से एक नॉर्मल प्रोडक्टिविटी के लायक है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा दोहन हम आज की डेट में हम कर रहे हैं। अब ये दोहन किस वजह से हो रहा है? ये दोहन इस वजह से हो रहा है कि हमको जानकारी नहीं है, या ये दोहन इस वजह से हो रहा है कि हम उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और एक ये भी चीज आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को जान के कि विदर्भा के अंदर जो रिकमेंडेड डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर है, जो कि सही मात्रा में पोषक तत्व दिया जाता है, उसकी सिर्फ मात्रा है 20%, 18 से 20%। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि पिछले 30 साल पहले जब हमने इसका सर्वे किया था तो हार्डली 11-12% था। मतलब 30 सालों में 11-12% से एक 20% तक ही एक RDF जिसको बोलते हैं, रिकमेंडेड डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर, सही मात्रा में जितने पोषक तत्व की जरूरत है वो हम सिर्फ 20% तक ही कर पाए हैं। आप सोचिए, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, इतना पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि 80% हमारे विदर्भा के जो संतरे के बगीचे हैं वो अभी भी पोषक तत्वों की कमी से ग्रसित हैं। वो पोषक तत्व चाहे नाइट्रोजन की कमी हो, चाहे फास्फोरस की कमी हो, चाहे पोटेशियम की कमी हो, चाहे आयरन की कमी हो, चाहे मैंगनीज की कमी हो, चाहे जिंक की कमी हो। तो आप सोच सकते हैं। अब जब प्रबंधन की बात आप करते हैं तो देखिए, 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज कि सही पोषक तत्व की पहचान करें। ये फिर बिल्कुल ठीक वैसे ही है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, कोई बीमारी है, तो अगर बीमारी की सही पहचान अगर नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं उस पेशेंट की क्या क्या दुर्दशा होगी। और ठीक वैसे ही आपके बगीचे की क्या दुर्दशा होगी अगर आपने सही पोषक तत्व की कमी की पहचान अगर नहीं की। और अगर आपने सही पोषक तत्व की पहचान नहीं कर पाए तो व्यवस्थापन तो अपने आप उल्टा होगा। कभी भी व्यवस्थापन सही नहीं होगा, क्योंकि आप अगर गलत पहचान करेंगे तो गलत व्यवस्थापन होगा। और गलत पहचान और गलत व्यवस्थापन अगर पोषक तत्व की हुई तो आप सोच सकते हैं कि आप कितनी उत्पादन क्षमता पा सकते हैं। नींबू की फल एक ऐसा फल है कि देखिए, बहुवर्षीय फल है, तो हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल आपको बहुत अच्छा फल मिल जाए, लेकिन इससे कभी आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है चौथे साल 5वें साल बिल्कुल क्रॉप ही ना आवे, छठे साल 7वें साल आपकी क्रॉप ही बिल्कुल बैठ जाए, और 10वें साल जाते जाते कभी कभी हो सकता है सिट्रस डिक्लाइन की प्रॉब्लम आ जाए, डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाइए। ये सिट्रस डिक्लाइन, डाईबैक, ये सब क्या है?
ये बेसिकली क्या है, एक 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 पुअर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, एक बहुत ही कमजोर व्यवस्थापन पोषक तत्व की वजह से, पानी व्यवस्थापन, पोषण व्यवस्थापन, ये मैं समझता हूँ कि दो एक बार आज की डेट में क्या है, कोविड-19 है, हमारे पास क्या है आज की डेट में कुछ करने के लिए एक्सेप्ट कि इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ा रहे हैं, अच्छा से अच्छा खाना खा रहे हैं आप। तो ठीक पौधे के ऊपर भी वही चीजें लागू होती हैं कि पौधे को भी अच्छा से अच्छा खिलाइए, एक बैलेंस न्यूट्रिशन दीजिए, एक बैलेंस डाइट दीजिए, पौधे का भी एक स्वास्थ्य बढ़ेगा। और जब पौधे का स्वास्थ्य बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूं, पौधे में बीमारियां भी कम पड़ेगी, मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पौधा लंबे समय तक आपको गुणवत्ता युक्त उत्पादन देगा। यही तो हमको चाहिए, और क्या चाहिए। अब चलिए पहचान की बात करते हैं कि भाई पोषक तत्व, सही पोषक तत्व की पहचान हम कैसे करेंगे। आज की डेट में पोषक तत्व या तो आप पत्ती ले लीजिए, पत्ती का विश्लेषण कर लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का विश्लेषण कर दीजिए, या एक बहुत सारा डिफिशियंसी सिम्टम जिसको आप कहते हैं, जिसको हम मार्फोलॉजिकल सिम्टम कहते हैं, या बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं। कभी कभी पौधे के जो फल होते हैं, फलों का जूस निकाल लीजिए, सैप निकाल लीजिए, फ्लावर निकाल लीजिए। ये सारी आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस हैं जिनको आप उपयोग में करके पोषक तत्वों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन नींबू और की फलों के संदर्भ में आज की डेट में या तो पत्ती की विश्लेषण करा लीजिए, या मिट्टी का विश्लेषण करा लीजिए, या मार्फोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स जिसको कहते हैं, ये तीन ही सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तीनों पॉपुलर मेथड जरूर है, लेकिन ये तीनों में से कोई भी मेथड आपको करंट सीजन क्रॉप में, हमको क्या चाहिए, हमारा संतरा बगीचे में लगा हुआ है, हमको तुरंत आप बताइए कि भाई हमारे बगीचे में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसी पोषक तत्व को हम तुरंत ठीक करना चाहेंगे, ना कि आप उसका विश्लेषण करें और अगले साल में। लेकिन आज की डेट में हमारे पास सबसे बड़ी सीमित जो हमारा साधन है, ये जो हमारी जितना कुछ भी नॉलेज है वो सीमित वहीं पे हो जाता है कि चाहे आप लीफ एनालिसिस करिए, चाहे सॉइल एनालिसिस करिए, चाहे मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करिए, ये सब अगले सीजन क्रॉप के लिए है। अगर इस साल अगर आप उस पोषक तत्व की पहचान करते हैं, विश्लेषण करा के आप किसी जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि अगले साल आएगा। वो क्यों आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। देखिए, एक तरीका बहुत अच्छा है कि ये पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की अधिकता है, पोटास की अधिकता है, मैग्नीशियम की कमी है, लोहे की कमी है, जिंक के सारे तरीके हैं आपके पास, मैग्नीज की कमी है, मोलिब्डेनम की कमी है, बोरान की कमी है, कॉपर की कमी है। ये क्या है, ये एक पौधे की अपनी भाषा है, और पौधा आपसे ये बात करना चाहता है कि भाई ये पहचान आप करिए इस लक्षण के द्वारा। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखता है कि तरह तरह के लक्षण है, लक्षण के हिसाब से वो बताता है भाई आपको डायसेंट्री हुई, टाइफाइड हुई है, या किसी भी तरीके के लक्षण बीमारी हुई है। ठीक वैसे ही एक किसान भाई जो हमारे हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है, और वो डॉक्टर कम से कम नींबू वर्गीय संतरे, नींबू वर्गीय फल के तो जरूर डॉक्टर बन जाए कम से कम। आज के इस लेक्चर के बाद मैं चाहूंगा कि आप सब पूरी तरह से इस जानकारी से बिल्कुल अच्छी तरह से रूबरू हो सके, और ये जितने भी मार्फोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको डेफिशिएंसी सिम्टम बताने की कोशिश की, मित्रों मैं आपको बताऊं, ये कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण उस क्रॉप के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये लक्षण के आने का आप कभी भी इंतजार मत करिए, कभी भी किसी कीमत पर आप इंतजार मत करिए, क्योंकि इस तरीके के लक्षण आने में एक पौधे को 4 से 5 साल लगते हैं। आप सोचिए, अगर पौधे में लोहे की कमी हुई तो 4 से 5 साल लग गए, जिंक की कमी हुई 5 से 6 साल लग गए, नाइट्रोजन की कमी थोड़ा सा 2-3 साल में आ जाता है, फास्फोरस की कमी आपको 4-5 साल में पता लगता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरीके के लक्षण आने में पौधे को जब 4 से 5 साल लगता है, और किसान को बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि हमारे बगीचे में क्या हो रहा है। ठीक बिल्कुल जैसे आजकल कोविड-19 का सिम्टम चल रहा है, आपको इन्फेक्शन हुआ, आप बड़े स्वस्थ लग रहे हैं, 15 दिन 20 दिन बाद जब वो वायरस एक्सप्रेस होगा तो आपको पता लगेगा, अरे हमें तो कोविड हुआ। ठीक वैसे ही आपके बगीचे में जस्ते की कमी है, लोहे की कमी है, मैग्नीज की कमी है, कॉपर की कमी है, पोटेशियम की कमी है। ये सब कमी, इस तरीके के लक्षण आते आते आपको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बगीचे में उस किसान को कम उत्पादन मिलता रहा पिछले 4 से 5 साल तक, और वो उसको तब पता लगा जब इस तरीके की सिम्टम्स आए, डेफिशिएंसी सिम्टम। आमतौर पे हमारी क्या धारणा रहती है मित्रों की, अरे सर हमारे बगीचे में तो जिंक की कमी दिखी नहीं,
और डिफिशियंसी सिम्टम दिखा नहीं, मैग्नीज की डिफिशियंसी सिम्टम दिखी नहीं। ये डिफिशियंसी सिम्टम का तो कभी आपको वेट करना ही नहीं चाहिए। इस डिफिशियंसी सिम्टम के आते आते तो मैं समझता हूँ उस किसान को बहुत नुकसान हो जाता है। तो आप तरीका क्या है? तरीका बस सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पत्ती विश्लेषण कराइए। पत्ती विश्लेषण ही सबसे अच्छा माना जाता है। अब आप पूछे कि साहब मिट्टी की जांच क्यों नहीं? मिट्टी की जांच भी आप कराइए, लेकिन मिट्टी का जांच सबसे स्वस्थ ये होता है कि जब आप नया बगीचा लगाते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। अदरवाइज जब आपका बगीचा बिल्कुल पूरी तरह से लगा हुआ हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप सिंपल से लीफ एनालिसिस कराइए। और ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है मित्रों, और हमारे प्रकाश कुलकर्णी साहब भी इस बात से वाकिफ होंगे कि कोई भी लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी बहुत अच्छी तरह से आज की डेट में कम से कम किसी भी फल के लिए बिल्कुल नहीं है। और जो एनालिसिस करने वाले हैं उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। और लीफ न्यूटन स्टैंडर्ड भी, देखिए लीफ न्यूटन स्टैंडर्ड के बारे में हम अक्सर आगे बात करेंगे आपके साथ। एक ये स्लाइड जैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई जस्ते की कमी और जिंक का डेफिशिएंसी सिम्टम ये अक्सर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो कि हमारे किसान भाई को ये भी देखना चाहिए कि भाई ये जिंक की कमी है और या ग्रीनिंग की कमी है। अगर ग्रीनिंग है तो ग्रीनिंग के केस में भी आपको जिंक डालना है, आयरन डालना है। और जिंक और आयरन की कमी है, ग्रीनिंग की सिम्टम नहीं है, तब भी आपको आयरन और जिंक डालना ही डालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीनिंग अगर किसी भी अवस्था में आपके बगीचे में ग्रीनिंग है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपने बगीचे का स्वास्थ्य ठीक पहले साल से ही अगर अच्छा रखा, तो मैं समझता हूँ ग्रीनिंग में बहुत कमी आएगी। खासतौर से अगर आपने आयरन और जिंक की कमी का व्यवस्थापन ठीक तरह से किया है, तो मैं समझता हूँ कि ग्रीनिंग का जो बैक्टीरिया है, चाहे वायरस, जो भी आपको कहना हो आप कह लीजिए, लेकिन ग्रीनिंग की कमी हमेशा उसमें कम आएगी। और ये देखिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक ठीक बाएं बाएं साइड पर जिंक डेफिशिएंसी बिल्कुल बीच वाली जो पत्ती मैंने दिखाई है, और ठीक दाहिने साइड पे मैंने आपको ग्रीनिंग का दिखाया। देखिए जिंक डेफिशिएंसी में तीन सबसे बड़ा कारक होता है कि इसका जो जो क्लोरोटिक स्पॉट्स है, जो जो पीले रंग का जो स्पॉट्स दिखता है, वो मध्य सिरा जो पत्ती का होता है उसके दोनों तरफ बिल्कुल बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मध्य सिरा जिंक डेफिशिएंसी के केस में बिल्कुल हरा रहता है, और जो सिराएं होती हैं वो जो मध्य सिराए से लगी हुई सिराएं होती है सब बिल्कुल ग्रीन होती हैं। बाकी सब आप देख लीजिए, अगर ग्रीनिंग है तो मध्य सिरा पीला हो जाएगा, उसके बाद उससे जो कुछ भी लगी हुई सिराएं हैं वो भी पीली हो जाएंगी, और जो क्लोरेटिक स्पॉट्स है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा यूनिफॉर्मली। तो ये एक तीन बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अपने बगीचे में जिंक डेफिशिएंसी और ग्रीनिंग इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको हमेशा आप ध्यान में रखिए। तीसरी चीज मैं आपको अब ले चलता हूँ कि भाई पत्ती लीफ एनालिसिस कैसे कराएंगे। देखिए गेहूं, धान, मक्के में तो चलिए ठीक है, आपने कभी भी पत्ती को फ्रूट हार्वेस्टिंग के वक्त ले लिया, मिट्टी को कभी भी हार्वेस्टिंग के वक्त ले लिया। लेकिन किसी भी फल में, किसी भी बहुवर्षीय फल में, चाहे संतरे की बात कर लीजिए, चाहे नींबू की बात कर लीजिए, चाहे मौसम्बी की बात कर लीजिए, चाहे आम की बात करिए, सपोटा की बात करिए, किसी भी फल की बात आप करिए, पत्ती का एक टाइम होता है, उस पत्ती को उसी वक्त पर लेना है, मिट्टी को भी उसी वक्त पे लेना है। ऐसा नहीं कि जब आप फुर्सत में आए तब आपने पत्ती ले ली, जब आप फुर्सत में आए आपने मिट्टी ले ली, और जिस लेबोरेटरी में मन में आया उस लेबोरेटरी से आपने ले ली। देखिए गलत गलत डॉक्टर का चुनाव करेंगे तो गलत निष्कर्ष मिलेगा, ठीक गलत लेबोरेटरी का चुनाव करेंगे गलत निष्कर्ष मिलेगा, गलत सैंपलिंग करेंगे गलत निष्कर्ष मिलेगा। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान है। देखिए ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं किसान भाइयों मैं आपको बताऊं कि जब हमें अपने आप को दिखाना होता है, अपने बच्चों को दिखाना होता है, तो एक से एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, एक से एक स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। लेकिन जब कभी हमें मिट्टी जांच की बात आती है या लीफ के जांच की बात आती है, तो कभी भी हम एक बहुत ही निपुण डॉक्टर का चुनाव बिल्कुल नहीं करते कि नहीं हमको यहाँ जाना चाहिए। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। आप सबसे अच्छा अगर डॉक्टर अपने लिए चुनते हैं, तो अपने पौधे के लिए क्यों नहीं आप सबसे अच्छा डॉक्टर चुनते हैं? सबसे अच्छी लीफ एनालिसिस जो लेबोरेटरी उसको क्यों नहीं चुनाव करते, जहाँ सबसे अच्छा एनालिसिस होता है?
आप अगर अपने लिए सबसे अच्छा डॉक्टर का चुनाव करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये सब देखिए उतने ही खूबसूरत है, एक बच्चे जैसे उसको पालना पड़ता है, और तभी वो आपको आने वाले दिनों में, ये भी आप देखिए खुद सोचिए ना, एक बार आपने बगीचा अपने मिट्टी में लगाया, 30 साल 35 साल 40 साल तक वो आपको फल दे रहा है, 40 साल तक आपको पैसे दे रहा है, 40 साल तक 35 साल तक आपकी रोजी रोटी घर परिवार सब चल रहा है उसके पैसे से, तो उसका ध्यान देना हमारा फर्ज बनता है। वो कम से कम जितनी उत्पादन से हमें जितनी आमदनी होती है उसका कुछ परसेंट तो कम से कम अपने बगीचे में ले जाना चाहिए। शायद ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बच्चे की सब आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, शायद हम नींबू वर्गीय फलों के बगीचों की जो आवश्यकता है उनको कहीं ना कहीं हम पूरा करने में असमर्थ हैं, और शायद यही वजह है कि मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, पोषण क्षमता उसकी कम होती जा रही है। और अगर ये दोनों गिरे तो ये आप मान के चलिए कि आपके बगीचे की उत्पादन क्षमता पे असर, बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। लीफ एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ विदर्भा जैसी कंडीशंस में दो क्रॉप होती है, एक तो जाड़े की जो फसल आती है मार्च में आती है फ्लावर, और एक दूसरा जो मृग बहार है जो जुलाई वगैरह में आती है। तो अगर अंबिया बहार अगर आपके पास है तो 6 से 8 महीने पुरानी पत्ती लीजिए, सितंबर अक्टूबर माह में अपनी पत्ती का चुनाव करिए। अगर मृग क्रॉप है तो दिसंबर जनवरी में फसल लीजिए। अब दूसरी बात होती है कि आप कौन सी टहनी से लेंगे, तो हमेशा अफली टहनी से लीजिए, ऐसी टहनी से फल पत्तियां लीजिए जिस टहनी के अंदर बिल्कुल फल ना लगे हों। क्यों? क्योंकि फल अगर होगा तो वो फिर सही रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अफली टहनी। अफली टहनी से जब भी आप लीजिए तो दूसरी पत्ती लीजिए या तीसरी पत्ती लीजिए या चौथी पत्ती लीजिए। कितनी पत्ती लेनी चाहिए? कम से कम 30 से 70 पत्ती लीजिए। एक बगीचे में 100 पेड़ है, एक दूसरे बगीचे में 200 पेड़ है, तीसरे बगीचे में 500 पेड़ है, चौथे बगीचे में 1000 पेड़ है, तो कितने पौधे से हमें पत्ती लेनी चाहिए जो कि एक एक किसी भी बगीचे को रिप्रेजेंट कर सके। तो कम से कम 2 से 10%, अगर 10% पौधों से अगर आपने पत्तियां ले ली, एक एक दो दो हर पौधे से लेते गए, और बाग में 10 पौधे से पूरी की पूरी पत्तियां मिला दी, करीब 70 80 100 पत्ती भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको अच्छे से बढ़िया धो लीजिए, उसको 3 4 बार पानी से, 3 4 बार डिस्टिल वाटर से धो लीजिए, और उसको शेड में सुखा लीजिए, पॉलीथीन में पैक करिए, और किसी भी लेबोरेटरी में जहाँ कहीं भी लीफ एनालिसिस का बहुत अच्छा फैसिलिटी हो वहां पर आप कराइए, और आप देखिए फिर उसका क्या फायदा होता है। अब देखिए नींबू नींबू में एक दूसरी, नींबू में चूंकि 3 फसल होती है तो नींबू में 3 से 5 महीने पुरानी पत्ती, चाहे अंबिया बहार हो, चाहे मृग बहार हो, चाहे हस्त बहार हो, और अफली टहनी से ही लेना है। कम से कम 2 से 10% पौधों से लेते हुए आपको बगीचे में लेना है, और कम से कम 30 से 70 पत्ती लेना है, तब जाके एक सही लीफ सैंपलिंग होगी। और उसी वक्त आपको मिट्टी भी लेनी है, मिट्टी जो स्कर्ट बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, स्कर्ट बेल्ट सैंपलिंग, जो ड्रिप लाइन है पौधे का, वहां से लेना है। देखिए जिन लोगों के पास ड्रिप इरिगेशन है उनके पास एक और भी बहुत बड़ी समस्या आती है कि भाई आपके ड्रिपर लगे हुए हैं, वो ड्रिप लाइन में जहां जहां लगे हुए हैं आपको मिट्टी उस ड्रिपर के नीचे से लेना है या 2 ड्रिपर के बीच से लेना है, ये भी एक बड़ा टेक्निकल सवाल है। तो आप जहां तक कोशिश करें, अगर आपने 2 ड्रिपर के बीच से पूरी की पूरी मिट्टी ले ली तो वो भी सही नहीं है, अगर आप डिपर के नीचे से मिट्टी ले ली वो भी सही नहीं, क्योंकि वहां पर पोषक तत्व, जीवाणु बहुत ज्यादा, सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा मिलेंगे। और अगर आपने दोनों मिला के लिया तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप ड्रिपर के नीचे से भी मिट्टी लीजिए और 2 ड्रिपर के बीच है वहां से भी मिट्टी लीजिए, अगर सॉइल टेस्टिंग जहां पर ड्रिप लगा हुआ है वहां अगर करना चाहते हैं तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। देखिए ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाने की कोशिश की है कि भाई लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। नागपुरी संतरे का लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड अलग होगा, नींबू का लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड अलग होगा, मौसम्बी स्वीट ऑरेंज का स्टैंडर्ड अलग होगा, किनो मैंने जो आपकी ग्रो होती है उसका लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड अलग होगा, सतगुड़ी स्वीट ऑरेंज जो ग्रो होती है उसका लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड अलग होगा, आम ग्रो करते हैं तो आम का लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड होगा। अब वो समय आ चुका है, और शायद यही एक सबसे बड़ी कमी है मित्रों, मैं आपको बताऊं हमारे देश में कि लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड हमारे पास बहुत कम है। और हम इस बार बहुत भाग्यशाली हैं कि इस संस्थान ने पिछले 30 वर्षों में लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड, चाहे नागपुरी संतरे की बात करें, चाहे मौसम्बी की बात करें, चाहे नींबू की बात करें, चाहे खासी मैंडरिन की जो उत्तर पूर्व भागों में ग्रो किया जाता है उसकी बात करें, चाहे किनो मैंडरिन की बात करें, चाहे साउथ में सतगुड़ी स्वीट ऑरेंज की बात करें, चाहे कुर्ग मैंडरिन साउथ एशियन में जो होता है उसकी बात करें, इस देश में जितने भी नींबू वर्गीय फल
उगाए जाते हैं उन सब का लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड इस संस्थान ने पिछले 30 सालों में किया है। और इसी लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड के बेसिस पर इस संस्थान ने पिछले 20 सालों से, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, देखिए इस 20 साल से इस संस्थान के पास लीफ एनालिसिस स्टैंडर्ड की पूरी पूरी सर्विस है। और आप इमेजिन करिए, इतनी बड़ी लेबोरेटरी, इतना बड़ा संस्थान, और यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के सारे लोग, ये सब कुछ उस तरह से करने वाले। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इस संस्थान में बैठा हो जो कल आया हो। सारे के सारे लोगों ने पूरी की पूरी जिंदगी लगाई है। लेकिन आप देखिए आज की डेट में भी विदर्भा में हार्डली 10%, मैं समझता हूँ 10% लोग भी लीफ एनालिसिस नहीं कराते हैं। अब कैसे बगीचा, आप सोच सकते हैं कि आपके बगीचे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके बगीचे की उत्पादन क्षमता अच्छी रहेगी? मैं नहीं समझता कि सही ढंग से हम वो काम कर पा रहे हैं। इस इन सब चीजों के होने के बावजूद आप सोचिए कि आज के डेट में हम नंबर 1 है, कम से कम महाराष्ट्र जो है संतरे की उत्पादन के मामले में, एरिया के मामले में तो नहीं, लेकिन उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। तो ये अगर इसी चीज को अगर आज की डेट में आप सोचिए कि विदर्भा के अंदर नागपुरी संतरे की औसत आयु 25 से 28 साल है, जस्ट 25 से 28 साल, कुछ भी नहीं है। बड़े आराम से अगर पोषक तत्व, पोषण प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य की अगर हम ठीक से अगर व्यवस्थापन करें तो बड़े आराम से ये 25 साल को हम 35 साल 40 साल तक ले जा सकते हैं। और एक बात ये मान के चलिए कि अगर पौधा आपका स्वस्थ है तभी आपका बगीचा स्वस्थ रहेगा। आप कितना भी अच्छा डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल आप लेके आइए अपने बगीचे में, आपके बगीचे में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो आप कहीं से भी स्वस्थ पौधा लेके आइए। जब आपके बगीचे में ही पोषक तत्व की कमी है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। कैसे स्वस्थ रहेगा? कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ये एक लीफ न्यूट्री स्टैंडर्ड है। ये लीफ न्यूट्री स्टैंडर्ड जो नागपुरी संतरे के लिए हमने डेवलप किया, यहाँ दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। वैसे तो भारतवर्ष में जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं करीब करीब सभी के लीफ न्यूट्री स्टैंडर्ड हमारे पास हैं। इन स्टैंडर्ड्स को आप यूज करके और अपने बगीचे में किस तरीके के पोषक तत्व की कमी है, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, आरबीसी इतना उपयुक्त होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी इतना उपयुक्त होना चाहिए, बिलिरुबिन इतना होना चाहिए, क्रिएटिनिन इतना होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक वैसे ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक उपयुक्त बगीचे के लिए उपयुक्त उत्पादन क्षमता अगर है तो नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, फास्फोरस कितना होना चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, ये जो खासतौर से 11, 12, 14 न्यूट्रिएंट है इनकी कितनी उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और आप जब भी किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं तो विश्लेषण के लिए जाते हैं तो वहां पर ये आप जरूर पूछें कि भाई आपके पास लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड नागपुरी संतरा है तो नागपुरी संतरे के लिए है कि नहीं है, और आपके क्या उपयुक्त रिकमेंडेशन है वो आप मुझे बताइए। वो आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे मौसम्बी हो। ये देखिए अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई आप मान लीजिए लगाना चाहते हैं कि संतरा कैसे लगाना है, हमारी मिट्टी कौन सी उपयुक्त है। देखिए अभी कुछ दिन पहले प्रकाश कुलकर्णी साहब बात कर भी रहे थे मृदा स्वास्थ्य वाले ग्रुप में कि भाई जब सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर नहीं आता है। मैं तो एक कदम आगे जाता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट किस रूप में है, शायद ये भी बहुत जरूरी है। एक जो विदर्भा के अंदर संतरे लगाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बगीचे हैं जिसमें हम ये ध्यान ही नहीं देते कि वो मिट्टी उपयुक्त है भी कि नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके बगल वाला अगर बहुत अच्छा उपयुक्त संतरा आ रहा है तो आपका भी संतरा उतना ही उपयुक्त होगा, उतना ही उपयोगी होगा, कभी नहीं होगा। तो आप क्या कोशिश करें कि भाई आप अपने संतरे लगाते वक्त अपनी मिट्टी के जांच जरूर कराएं, और उस जांच को कराने के बाद आप उसी वक्त उन पौधों की जो कुछ भी कमी है उन मिट्टी में उस कमी को पूरा करें, और उसी वक्त को पूरा करें, ना कि जब पौधा आपका 5 साल 6 साल फ्लावरिंग स्टेज पर आ गया और जब वो आपने देखा कि साहब हमारे यहाँ तो कोई फ्लावरिंग ही नहीं आ रही, अगर आ भी रही तो बहुत कम आ रही है, या 4 साल 5 साल आए ही नहीं, 5वें साल 6ठे साल 8वें साल 10 साल 11 साल 12 साल। यहाँ बहुत सारे काटोल में हमने देखा, सावरगांव में देखा, नरखेड़ में देखा हमने, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, अमरावती के अचलपुर में हमने देखा, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि पता लगा 10 साल 12 साल तक कभी पौधे में फल ही नहीं आए। अब फल नहीं आए तो क्या हुआ? फल इसलिए नहीं आए
कि आपने मिट्टी का सही चुनाव नहीं किया, और मिट्टी का अगर सही चुनाव आपने नहीं किया तो अगर चुनाव किया भी तो मिट्टी के अंदर जो कमी थी उस कमी को आपने पौधे को लगाते वक्त पूरा नहीं किया। और जब पौधा लगा लेते हैं और वो पौधा 5 साल 6 साल तक अपने आप उस स्टेज तक आ चुका होता है, तब तक बहुत लेट होती है, लेट हो चुका होता है। तो उपयुक्त मिट्टी का चुनाव कैसे करेंगे, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट विषय है, और इस पे मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा ध्यान दें। मिट्टी को कम से कम 4 फीट आप काट लीजिए, बिल्कुल उसको वर्टिकली काटिए मिट्टी को 4 से 5 फीट तक, और मिट्टी में देखिए कि, और खासतौर से गर्मी में आप मिट्टी को काटिए, कम से कम 4 से 5 फीट प्रोफाइल खोदिए, और खोदने के बाद आप देखिए कि आपके यहाँ मिट्टी के अंदर चिकना सरफेस, जो मैंने आपको लेफ्ट साइड में दिखाने की कोशिश की है कि देखिए काली मिट्टी कैसी दिखती है, कि उस तरह से अगर चिकनी मिट्टी कैसे आपको दिखेगी, चिकनी मिट्टी आपको कैसे दिखती है, ये देखिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि चिकनी मिट्टी, ये जब भी कभी आप लगाते हैं तो चिकनी मिट्टी आपको यहाँ पर गर्मी में आपको बिल्कुल चिकनी चिकनी मिट्टी दिखेगी, बिल्कुल जैसे ग्लास होता है, आप शीशे जैसी चमकती हुई मिट्टी देखेगी। इसका मतलब हुआ कि इस मिट्टी में कोई ना कोई कमी है, और इस मिट्टी में कम से कम क्ले, चिकनाई की मात्रा, क्ले जिसको हम कहते हैं, कम से कम 70-72% मिट्टी होती है यहाँ सब सरफेस में, खासतौर से 20 सेंटीमीटर के नीचे। अब 20 सेंटीमीटर के नीचे अगर आपने पौधे को तान दिया तो क्या होगा, आपके बगीचे में, आपके बगीचे में यहाँ पर जब भी तान देंगे तो यहाँ पर पानी रहेगा, और यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, तो क्या होगा, पौधा हमेशा ग्रोथ करता जाएगा, जब वृद्धि करता जाएगा तो पौधे को तान बिल्कुल नहीं मिलेगा, और रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होगा, इकट्ठा होगा। रूट के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं इकट्ठा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि फ्लावरिंग नहीं आएगी। जबकि दूसरी मिट्टी, जिसमें चिकनी मिट्टी 60% से कहीं भी ज्यादा नहीं है, और जब तान देते हैं तो फर्स्ट क्लास तान आ जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि तीन तरीके की मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए एक जो है चूना बिल्कुल कंकड़ के रूप में, एक चूना ये देखिए आपको पाउडर के रूप में, एक चूना ये देखिए यहाँ पर हार्ड पेन के रूप में। अब ऊपर से जब आप देखेंगे तो तीनों तरीके की मिट्टी आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, लेकिन संतरे इन तीनों में आप लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, ये आपको पता लगेगा जब पौधा आपका 6 साल 8 साल का 10 साल का हो गया, तब आपको पता लगेगा। ऊपर से तीनों मिट्टी में चुनाव लगा, किसी भी मिट्टी में, मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि आप किसी भी मिट्टी में संतरे लगा सकते हैं, किसी भी मिट्टी में आप संतरे लगा सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी को आपको जब 5 साल 6 साल हो जाता है तो पता लगता है। अब इस मिट्टी में क्या होगा, इसमें बढ़िया ड्रेनेज हो जाएगा, पानी की निकासी बहुत अच्छे से होगी। इस मिट्टी में जब आप संतरे लगाएंगे तो क्या होगा, 8 साल 10 साल तक बहुत अच्छा आएगा। जब जड़ें यहाँ पर जो पाउडरी फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसमें आएगा, तब आपको पता लगा 10 साल बाद यहाँ पे आपको लगा सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, आप कहने लगे साफ डिक्लाइन हो गई, फाइटोप्थोरा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और वजह है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मिट्टी में, ऐसे मिट्टी में आप संतरे लगाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, 8 साल 10 साल तक पौधा बहुत अच्छा आएगा। 10 साल बाद चूंकि यहाँ पर हार्ड पैन है, पूरा का पूरा पानी इकट्ठा हो जाएगा, जड़ें सड़ जाएंगी, और जब जड़ें सड़ जाएंगी तो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, फिर आपको समस्या आएंगी। कहने का मेरा मतलब आपसे ये है कि ये इन्हीं सब बातों से ये पता लगता है कि भाई हमारे लिए नागपुरी संतरे के लिए, मौसम्बी के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है। तो उपयुक्त मिट्टी का चुनाव 2 तरीकों से बहुत जरूरी है, एक तो चिकनी मिट्टी की मात्रा, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना, चुनखड़ मिट्टी, विदर्भ में एक्चुअली क्या है, जैसे ही हम देखे चूना तो चुनखड़ मिट्टी के नाम पे हम तुरंत भड़क जाते हैं, अरे साहब चुनखड़ मिट्टी है। लेकिन ये चूना एक्चुअली सही देखे तो संतरे के लिए कैल्शियम का रूप का है। कैल्शियम आता कहाँ से है, आपका संतरा जो नागपुरी संतरा, इतना बट्टीदार संतरा, बिल्कुल चमकता हुआ संतरा, इतना अच्छा कलर आता है, ये किस वजह से आता है, इसी चूने चूने के थ्रू ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्शियम है उसकी वजह से आता है। और ये भी मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट सही मात्रा में जो 10 से 12 14% तक जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं कि उपयुक्त होने, 10% की नो मैनिन के लिए ठीक है, लेकिन आपके विदर्भा रीजन के लिए 14% तक भी कैल्शियम कार्बोनेट है वो उपयुक्त माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये कैल्शियम कार्बोनेट माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी सप्लाई करता है, कहीं ना कहीं ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम सप्लाई करता है, कहीं ना कहीं ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको मैग्नीशियम नागपुरी संतरे के लिए देता है, जिससे कि वो आपका बट्टीदार संतरा बनता है। तो एक भगवान ने एक तरह से हमें नैसर्गिक रूप से ये चीजें दी हैं, और शायद
संतरे का जो सक्सेस है वो इसी वजह से है कि ऐसी ही मिट्टी में इतना खूबसूरत संतरा होता है। मैं नहीं समझता कि नागपुरी संतरा का जो फ्लेवर है, नागपुरी संतरे का जो खट्टा मीठा जो जो फ्लेवर आता है वो दुनिया के किसी भी संतरे में है। इतना खूबसूरत फल है, मैं आपको क्या बताऊं। और शायद विदर्भा इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कि भाई इतने खूबसूरत फल को बड़ी खूबसूरती से हम उसका पोषण प्रबंधन करें, लंबे समय तक उत्पादन दे। अब ये बात, इन सब चीजों की वजह से ये बात आती है कि भाई हमारी उपयुक्त मिट्टी क्या है। इसको बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। जैसे आपने आरोग्य में सुना होगा अक्सर कि ब्लड टेस्ट ले लेते हैं तो पता लगा 15 टेस्ट का 1500 रुपए, 20 टेस्ट का 2000 रुपए, समथिंग लाइक दिस आरोग्य में करते हैं। ठीक वैसे ही आप सोचिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमने डेवलप किया है। और ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड उस तरीके का स्वास्थ्य कार्ड की तरह से नहीं है जिस तरह से हम पैडी, वीट या मेज के लिए करते हैं। कम से कम 21 सॉइल प्रॉपर्टीज है, 21 टू 22 सॉइल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पूरा का पूरा हमने नागपुरी संतरे के लिए स्वास्थ्य कार्ड डेवलप किया है, मौसम्बी के लिए स्वास्थ्य कार्ड, और भी भारतवर्ष में जो कुछ भी निम्नवर्गीय फल उपयोग में लाए जाते हैं सबके लिए स्वास्थ्य कार्ड। और हम लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फसल आधारित, अगर नागपुरी संतरा है तो नागपुरी संतरा आधारित स्वास्थ्य कार्ड, अगर स्वीट ऑरेंज है मौसम्बी तो स्वीट ऑरेंज मौसम्बी आधारित स्वास्थ्य कार्ड हम दे रहे हैं। किनोमैंडिन है, किनोमैंडिन आधारित स्वास्थ्य कार्ड है। इस तरीके की स्वास्थ्य कार्ड इस संस्थान ने डेवलप किया है। और ये संस्थान पूरे देश में ये इस बात को पूरी तरह से फैला रहा है कि किस तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये देखिए मौसम्बी के लिए स्वास्थ्य कार्ड, ये सारा स्वास्थ्य कार्ड इस संस्थान ने डेवलप किया है। अब देखिए एक बात ये भी आती कि भाई किस तरह से कितना सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो एक सॉइल टेस्ट बेस्ड, एक बिल्कुल न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट के रूप में हमने ये भी डेवलप किया है कि अगर सॉइल टेस्ट इतना नाइट्रोजन है, इतना फास्फोरस, इतना पोटेशियम है, तो उपयुक्त मात्रा में लाने के लिए कितना न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, और उतना न्यूट्रिएंट अगर हमने दिया तो कितना उत्पादन क्षमता में इंक्रीज आ जाएगा। इस तरीके का हमने सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, जो कि पूरी तरह से फील्ड से टेस्टेड है, वेरीफाइड है, ये हमने डेवलप किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस सब चीज़ों का थोड़ा सा फायदा लेने की कोशिश करें। तो अभी तक जो जो कुछ भी हमने बात की, वो बात की कि किस तरीके से हम पहचान करें पोषक तत्वों का। अब आपने सही पहचान मान लीजिए कर लिया कि भाई हमारे बगीचे में किस पोषक तत्व की कमी है। उसी पोषक तत्व के बेस पर आपने शुरू किया व्यवस्थापन। तो 50% काम आपका हो गया कि सही पहचान किया, और 50% जो बाकी का काम है वो आपने सही व्यवस्थापन से। देखिए व्यवस्थापन की वजह से मित्रों कई चीजें होती कि भाई हमको इनऑर्गेनिक देना है, ऑर्गेनिक देना है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देना है, फर्टिगेशन देना है। देखिए मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हम किसानों को, आप कोई भी तरीके से आप स्वस्थ रहें, चाहे चिकन मटन खाएं, चाहे आप सब्जी भाजी खाएं, चाहे कुछ भी ना खाएं, चाहे दूध पिए, कुछ भी करें, आप स्वस्थ रहें। ठीक वैसे ही आपके पौधे के लिए जरूरी है। आपका पौधा स्वस्थ रहना चाहिए, लंबे समय तक उत्पादन देना चाहिए, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। आप चाहे उसको सेंध खाद के लिए पिलाइए, चाहे जीरो बजट फार्मिंग करिए, हालांकि जीरो बजट फार्मिंग पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। चाहे आप सेंधी खेती करिए, चाहे जीवामृत दीजिए, चाहे पंचामृत दीजिए, चाहे जो फार्मिंग करिए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट दीजिए, पूरा का पूरा केमिकल फर्टिलाइजर दीजिए, फर्टिगेशन दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपका बगीचा स्वस्थ रहना चाहिए। और वो स्वस्थ बगीचा तभी रहेगा जब आप बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट करेंगे। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन उस हिसाब से करें कि भाई हमारे बगीचे में किस चीज की कमी है। अब सबसे पहले मैं, अच्छा एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि ये भी एक बहुत गलत धारणा है हमारी कि हम सोचते हैं कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे तो हमारे पौधे का स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, मिट्टी की जीवाणु क्षमता कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अब रही कहाँ गया आपके पास, सेंध खाद ले आइए, वर्मी कंपोस्ट ले आइए, इतना आपके पास कहाँ है कि आप सोचिए 600 ग्राम अगर नाइट्रोजन को सेंध खाद से देना है या फार्म एंड मैन्योर से, तो 100 से 125 किलो देना है आपको, कहाँ से लाएंगे एक पौधे के लिए? असंभव। तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखिए, बगीचा आपका स्वस्थ रहना चाहिए। ये देखिए हमने पूरी कोशिश की कि जो महाराष्ट्र में खासतौर से नागपुरी संतरा, नींबू और मौसम्बी जैसी जो फसल लगाई जाती है, तो उन फसलों में
कितना कम से कम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये पूरा एक सारणी हमने डेवलप किया है, पूरा फर्टिलाइजर शेड्यूल केमिकल फर्टिलाइजर्स का। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर ही लगाइए, लेकिन ये शेड्यूल पूरा का पूरा, जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सॉइल एप्लीकेशन दीजिए, जितना मैक्रोन्यूट्रिएंट है फुल एप्लीकेशन दीजिए। लेकिन ये सारा हमने स्टेट फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये तीनों पांचों न्यूट्रन को मिला के हमने इस तरह से अम्बिया बहार के लिए, मृग बहार के लिए कैसे करना है, ये पूरा सारणी है। आप चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप है उससे भी डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो हम मुझसे भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डेंस कर लीजिए, ईमेल वगैरह सब पहले मैंने दे रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा सारणी रखिए, लेकिन इस सारणी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप आंख मूंद के हर साल इतनी डालें ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर साल सॉइल टेस्ट कराइए, लीफ एनालिसिस कराइए, सबसे अच्छा होता है लीफ एनालिसिस बेस्ड फर्टिलाइजर। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे जो हमारे कुछ जानकार लोग हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉप हॉलीडे। क्रॉप हॉलीडे का मतलब क्या होता है कि कभी कभी फसल को भी थोड़ा सा आराम दे दीजिए। अगर नाइट्रोजन की उसको डालने की जरूरत नहीं है तो नाइट्रोजन मत डालिए, फास्फोरस डालने की जरूरत है फास्फोरस मत डालिए। यही तो खूबसूरती है लीफ एनालिसिस बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन का, कि आप अपने पत्ती का विश्लेषण करा लीजिए। हो सकता है कोई ऐसा साल भी हो जहां पर आपको कोई खाद ही नहीं डालना है। आप सोचिए कितनी बड़ी बचत की आपने। और अगर ये पता लगता है कि भाई हमको हमारे बगीचे के अंदर इस साल कोई खाद ही नहीं देना है, और आपने जबरदस्ती कम से कम मैं समझता हूँ कि 70 से 80 रुपया एक झाड़ के हिसाब से अगर आपने लगाया और वो वेस्ट गया फर्टिलाइजर में, बिल्कुल मत दीजिए। इस सारणी का मतलब ये नहीं होता कि हर साल आप देते जाएं। लीफ एनालिसिस कराइए, लीफ एनालिसिस के बेस पे जिस पोषक तत्व को देना है उसी तत्व को दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि 5 साल से आपने शुरू किया और पौधा 30 साल तक है तो 30 साल तक आप कंटिन्यूअस वही का वही देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं आप। किसान भाइयों, मैं आपको इस बात का को बताना चाहता हूँ कि कभी भी इस बारे में बिल्कुल कोशिश करें, हम इस तरीके का मैकेनिज्म लेके आए, इस तरीके का तरीका ले आए कि भाई कोई ऐसा साल ऐसा होगा कि हमें खाद देने ही नहीं है पौधे को, कोई ऐसा साल होगा हमको नाइट्रोजन नहीं देना, कोई ऐसा साल आएगा हमें फास्फोरस नहीं देना है, कोई ऐसा साल आएगा हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बिल्कुल नहीं देना है, कोई ऐसा साल आएगा हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं देना है। तो वो मैकेनिज्म लाना चाहिए, तभी आपके उत्पादन में उत्पादन की जो कास्ट है उसमें कमी आएगी। अदरवाइज वो क्या होगा, हर साल कास्ट बढ़ती जाएगी, केमिकल फर्टिलाइजर हो या कोई भी फर्टिलाइजर हो, उसकी उसकी कास्ट बढ़ती जा रही है, तो वो जो फायदा होना है वो फायदे में कमी आएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि हमको किस तरीके से एक 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 मैकेनिज्म डेवलप करना है, कि एक तरीका हमको ढूंढना है कि भाई उस पौधे को कोई जरूरी नहीं है आप जैसे सुबह सुबह दाल चावल रोटी खा लिए, शाम को रोटी सब्जी खा लिए, तो ऐसे ही पौधे को भी ऐसा जरूरी है। एक साल अगर उसको नाइट्रोजन की कमी होगी, दूसरे साल फास्फोरस की, जो कमी है बस आप वही दीजिए, जो बहुत ज्यादा है उपयुक्त मात्रा में उसको बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। तो एक फिलॉसफी पर इस पे ध्यान रखिए। दूसरा किसान भाइयों, हमने क्या किया अभी कुछ एक जीवाणु जिसको हम कहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य की जो आजकल बहुत चर्चा होती है कि मृदा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए पौधों के लिए, और मृदा स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो पौधे का स्वास्थ्य अपने आप ही अच्छा होगा। कोई भी पोषक तत्व, कुछ एक पोषक तत्व छोड़ दीजिए, जैसे कॉपर हुआ, बोरान हुआ, या पोटेशियम हुआ, इन पोषक तत्व को छोड़ दीजिए, अदरवाइज बाकी सारे पोषक तत्व इन जीवाणुओं के एक्शन से ही रिलीज होते हैं। वो जब तक जीवाणु एक्शन, सूक्ष्म जीव का उसमें एक्शन नहीं आएगा मिट्टी के अंदर, तब तक वो पोषक तत्व पौधे को मिलेगा ही नहीं। नाइट्रोजन तो पूरी तरह से उस पर आधारित है, उन सूक्ष्म जीवों पे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि भाई, और बाजार में जो ट्राइकोडर्मा मिल रहा है, जो टोबैक्टर मिल रहा है, सुडोमोनास मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सही है नहीं है, कितना पैसा आप लगा रहे हैं। अच्छा, और किसान भाइयों, इस बात का भी ध्यान रखिए कि अक्सर हम कहते हैं कि हम अपने बगीचे के अंदर पोषक कहीं ना कहीं से सूक्ष्म जीव लेके आए। हम क्यों राजस्थान के डिजर्ट से एजोटोबैक्टर ले आके सेंट्रल इंडिया में ले आके उसके जीवाणु को डालें? हम क्यों दिल्ली दिल्ली से सुडोमोनास ले आवे और सेंट्रल इंडिया के मिट्टी के अंदर हम डालें? अभी तो लोग विश्वास ही नहीं कर सकते। अब वो समय जा चुका है जब लोग
इस बात का ध्यान रखते थे, सोचते थे कि क्या कहते हैं आप किसी भी जीवाणु को, बाहर से जीवाणु को ले आके अपने बगीचे में ले आए, वो जीवाणु कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो जीवाणु कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते। वो जीवाणु का कोई जरूरी नहीं है कि आपने बाहर से जो जीवाणु ले आए हैं वो जीवाणु आपकी मिट्टी के जो जीवाणु वो उसको एक्सेप्ट करें। इस बात को भी ध्यान में रखिए। बहुत सारा अक्सर ऐसा होता है कि कोई जीवाणु आप बाहर से ले आए, वो जीवाणु बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाता है मोमेंट उसको मिट्टी के अंदर डाला, आपने सोचा कि हमने बायो फर्टिलाइजर डाला। इसी को बोलते हैं कि राइजो कॉम्पिटेंट या जड़ क्षेत्र, फसल के जड़ क्षेत्र आधारित जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको डालना चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई आप अपने बगीचे के ही मिट्टी से आइसोलेट करें उस जीवाणु को और उसमें डालें। सॉरी, देखिए यहाँ पर हमने अपने बगीचे के अंदर ये देखिए दिखाने की आपकी कोशिश की कि ये हमने डेवलप किया है। इस तरीके के 5 जीवाणु जो आपके सीधे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, माइक्रोकॉकस है, बैसिलस है, कैनिबैसिलस, माइकोइड्स है, सिनेटोबैक्टर रेडियोसेंसिस है, एस्परजिलस फ्लेवस है, ये सारे 5 बैक्टीरिया इसके अंदर है। अब देखिए इस खूबसूरती क्या है, ये पिछले 1 साल से इसके अंदर एक जीवाणु, आज की डेट में 10⁻9-10 के आसपास इसके अंदर जीवाणु होगा। इसका एक पांचों जीवाणु इसके अंदर बिल्कुल उचित मात्रा में एक्टिव है। इसको आप फर्टिगेशन से दे दीजिए, इसको आप मिट्टी में सीधे डाल दीजिए, इसका 1-1 2-2 ml नर्सरी प्लांट में डाल दीजिए, किसी भी तरह से आप चाहें यूज करें। इसको आप चाहें तो अपने सेन खाद में, वर्मी कंपोस्ट में मिला के रख दीजिए। इस तरीके का हमने एक बनाया है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल कंसोर्शियम। माइक्रोबियल कंसोर्शियम की एक खूबसूरती यही है कि यहाँ पर इसी संतरे के ही बगीचे से हमने आइसोलेट किया है। तो इसको अगर आप चाहें तो बायो फर्टिगेशन भी एक अपना तरीका आ गया है। लेकिन आपको जब हम कहते हैं कि भाई कोई किसान भाई हमारे बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो ये जीवाणु है ही नहीं है, माइक्रोबियल कंसोर्शियम नहीं, आने वाले कुछ दिनों में ये सेल भी इसकी शुरू हो जाएगी इस संस्थान से। तो लेकिन अगर कोई किसान भाई हमारे लिए ये बोलता है कि साहब हमारे पास तो जीवाणु है नहीं, वो हमारे पास वो माइक्रोबियल कंसोर्शियम नहीं है, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप अपने बगीचे में 10, 15, 20 सबसे स्वस्थ पौधे का चुनाव कर लें। अपने ही बगीचे जिसके अंदर कोई डिंकिया ना लगा हो, कोई फाइटोप्थोरा ना हो, कोई ग्रीनिंग ना हो। इन 10 पौधों से कम 2-2, 3-3 किलो मिट्टी निकाल लीजिए। देखिए ये इस वक्त बहुत ही अच्छा समय है, बरसात शुरू हो गई है खासतौर से विदर्भा के लिए। बड़े आराम से एक 10 पौधे, 15 पौधे, 20 पौधे आपने निकाल लिया, 2-2 किलो मिट्टी वहां से निकाल ली, 20 दूना 40 किलो जो मिट्टी आपने निकाली, ये बायो फर्टिलाइजर है आपका। आपको कहीं से बायो फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी बाजार से बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल मत खरीदिए। ये मैं सबको बोलता हूँ और पिछले 30 सालों से मैं बोलता आ रहा हूँ कि कभी भी बायो फर्टिलाइजर को आप बाजार से मत खरीदिए, आपके अपने ही बगीचे में ये बायो फर्टिलाइजर मौजूद है। अपने स्वस्थ पौधे के 2-2 किलो, 3-3 किलो मिट्टी निकालिए, उनको 10, 15, 20 पौधों से निकाल के उसको उस मिट्टी को एक 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम जितना भी संभव हो बाकी सारे पौधों में डाल दीजिए। वो सबसे अच्छा इलाज है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल कंसोर्शियम। ये देखिए एक हमने ऑर्गेनिक संतरे के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा टेक्निक डेवलप किया है। हम अक्सर ये कहते रहते हैं किसान भाइयों की, ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक संतरा कर रहे हैं तो एक जगह से आप एजोटोबैक्टर ले आए, दूसरी जगह से ट्राइकोडर्मा ले आए, तीसरी जगह से सुडोमोनास ले आए, वो सब बेकार है। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बढ़िया जो हमारे संस्थान ने जो शुरू किया है, पूरा वर्मी कंपोस्ट फार्म बेस्ड रेजिड्यू बेस तैयार किया है, पूरा माइक्रोबियल कंसोर्शियम तैयार किया है, पूरा ट्राइकोडर्मा तैयार किया है, पूरा हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल है हमारे पास, पूरा बोडो पेस्ट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल अलाउड है। ये तीनों तरीके से मिला के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, ये सारे हमने मिला के एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक पैकेज तैयार किया है और ये बहुत ही उपयोगी है। आज की डेट में हम अक्सर कहते हैं कि देखिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि उसके अंदर जीवाणु खाद भी हो, उसके अंदर रासायनिक खाद भी हो, उसके अंदर जैविक खाद भी हो। ये सबसे अच्छा तरीका यही होता है। सॉरी, क्यों? क्योंकि जैविक खाद अगर 50% न्यूट्रिएंट इस साल दिया, 25% नेक्स्ट ईयर
25% नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी जैविक खाद अगर चाहे फार्म यार्ड वर्मी और वर्मी कंपोस्ट, उसका जो पूरा न्यूट्रिएंट है वो कम से कम 3 से 4 साल में पूरा का पूरा अवेलेबल होता है। रासायनिक खाद जो लिमिटेड मात्रा में आपने उपयोग किया, खासतौर से अगर आप एक 25% रासायनिक खाद ले लेते हैं, 50% उसको जैविक खाद ले लेते हैं और बाकी सारा सूक्ष्मजीवी खाद ले लेते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर जो माइक्रोबियल कंसोर्शियम हमने आपको पहले दिखाया, ये वाला माइक्रोबियल कंसोर्शियम जो मैंने आपको दिखाया, ये आज की डेट में जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी डिमांड को 30 से 40% कम कर देता है। अगर इस माइक्रोबियल कंसोर्शियम को एक पौधे के अंदर 50 ml आप सोचिए, ये हमारा हार्डली मैं समझता हूँ कि 400 रुपए लीटर पड़ता है, तो 400 लीटर 50 ml का मतलब हो गया एक 20 रुपए, 20 से 30 रुपए के आसपास ये पड़ेगा। अब इसको हमने यूज किया इस इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, जिसके अंदर से सबसे अच्छा तरीका होता है जो हमने आपको पहली सारणी दिखाई थी, उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर ले लीजिए। केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा हमारे हमारे किसान भाइयों को ये बड़ा डर सा समाया हुआ है कि भाई हमारे बगीचे के अंदर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब जाता है, मिट्टी के जीवाणु खत्म हो जाते हैं, उसमें केचुए कम हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सही मात्रा में, सही समय पर, सही रेशियो में अगर आप उपयोग में लाते हैं तो वो उतना ही प्रभावी है जितना कोई भी जैविक खाद, जितना कोई भी जीवाणु खाद है। और आप विश्वास कर सकते हैं कि ये जो जीवाणु हमने सेलेक्ट किया है, 1600 पीपीएम यूरिया डालने के बाद भी ये जीवाणु जिंदा रहता है। 1200 पीपीएम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालने के बाद भी ये जीवाणु जिंदा रहता है। 1200 पीपीएम फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट डालने के बाद भी ये जीवाणु जिंदा रहता है। कौन कहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर डालने से जीवाणु खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप लेके आए, अब हम जब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई आप क्या करिए, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जैसे खासतौर से अगर मान लीजिए फार्म एयर मैन्योर है या वर्मी कंपोस्ट है, उसमें मिला के मिक्स करके आप उसको 5 से 6 दिन रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा उसको पानी देते रहिए ताकि वो गीला रहे। जितना केमिकल फर्टिलाइजर का जो हीट होगा वो सारा का सारा हीट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या होगा, बिल्कुल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिक एसिड निकला, जिस चिलेट को आप खरीदने जाते हैं बाजार से, वो पूरा का पूरा नेचुरल चिलेट तैयार हो गया। फेरस सल्फेट में अगर आपने 10 दिन या 7 दिन मिला के उसको वर्मी कंपोस्ट या सेन खाद को मिला के रख दिया, तो मैं तो समझता हूँ फेरस सल्फेट में मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट अगर मिला के तो सबका चिलेट अपने आप ही हो गया। ऑर्गेनिक एसिड निकला, सारा का सारा जिंक साइट्रेट, आयरन साइट्रेट, जिंक एसीटेट सारे के सारे बन गए अपने आप ही चिलेटेड फॉर्म में। कोई जरूरत ही नहीं है आपको बाजार से इतना महंगा चिलेट खरीदने की। और उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर मिला, तीनों मिक्सर को आपने अच्छी तरह से मिला दिया, पूरा कॉकटेल मिक्सर को आप अपने बगीचे में खूबसूरती से डालिए। कितना मिनिमम कास्ट पर, बायो फर्टिलाइजर आपने खरीदा नहीं, और केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ा सा आप खरीद के लाए, फार्म रेजिड्यू बेस्ड आप कंपोस्टिंग कर लिया, पूरा का पूरा पूरा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी आपके पास तैयार हो गई। इसको इस तरह से लगा के आप देखिए, ये देखिए मैंने आपको इस सारणी में दिखाने की कोशिश की है कि पूरा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का शेड्यूल, चाहे अंबिया क्रॉप के लिए हो, चाहे अमरीक क्रॉप के लिए हो, पूरा का पूरा शेड्यूल इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, आपकी स्क्रीन पर है। इसको आप ले सकते हैं, चाहे तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का अंबिया क्रॉप, अमरीक क्रॉप के लिए पूरी की पूरी फसल आप खूबसूरती से ले सकते हैं। एक ये भी तय मित्रों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आमतौर पे क्या होता है कि चाहे अंबिया क्रॉप हो, चाहे मिल्क क्रॉप हो, चाहे हस्त बहार की क्रॉप हो, अक्सर देखा जाता है कि खासतौर से संतरे में, नागपुरी संतरे में फसल एक ही साथ पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। उसकी वजह से क्या होती है, कभी कभी ग्लट मार्केट में हो जाती है, आपको अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती है। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा एक 25 से 30% पोटेशियम ज्यादा डाला। तो जब पोटेशियम ज्यादा डाला तो हमारा फल हरा ही रहा। हरा रहा तो वो क्या हुआ, कम से कम 15 से 20 दिन बाद वो फल तैयार हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 से 20 दिन बाद अगर आप उस फल को लेके गए, तो वहां पर वो क्या हो गया कि वो जो प्रीमियर प्राइस है वो आपको प्रीमियर प्राइस मिली, और किसी न किसी तरीके से आपने उसको अच्छी प्रीमियर प्राइस भी मिल जाएगी, और जो मार्केट में ग्लट है उसको भी आपने अवॉइड किया। ये देखिए, अब एक थोड़ा सा फर्टिगेशन पर एक 2 मिनट हम और लेंगे, 2 4 5 मिनट मैक्सिमम, एक फर्टिगेशन पे बात करेंगे। तो ये देखिए पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल हमने डेवलप किया है कि ड्रिप इरिगेशन से किस तरह से डिफरेंट फर्टिगेशन शेड्यूल हमें तैयार फॉलो करना है,
कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सॉरी कितना अमाउंट ऑफ इरिगेशन डालना है, हर पौधे के हर महीने में किस तरह से ड्रिप इरिगेशन बेस्ड इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन शेड्यूलिंग करनी है। और ये हमने आपको डेवलप किया है कि पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हुए। देखिए एक बात है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कोई भी इस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा यूरिया ले लीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और फास्फोरिक एसिड में डिजोल्व करिए, फर्स्ट क्लास का फर्टिगेशन शेड्यूल आपका तैयार होता है। ये नागपुरी संतरे के लिए पूरा का पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल हमने अम्बिया क्रॉप के लिए डेवलप किया है। उसी तरह से आप मिड क्रॉप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी वजह से हमने ये देखा कि कम से कम 40% जो आप फ्लड इरिगेशन से देते हैं, जिसको कहते हैं पट पानी के कंपैरिजन में ड्रिप इरिगेशन से जब आप पानी देते हैं तो कम से कम 40% पानी की कमी होती है। और फर्टिलाइजर जो जो पोषक तत्व हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वो कम से कम 30 से 35% कम देते हैं। इसका मतलब कम से कम 35 से 40% न्यूट्रिएंट एंड वाटर फर्टिगेशन डालने से कमी हो जाती है। फर्टिगेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा का पूरा वेंचुरी हो, पूरा डिलीवरी सिस्टम हो। आप चाहें तो उसको इन चीजों को डिजोल्व करके और आराम से पानी में डिजोल्व कर लीजिए और जल क्षेत्र में डाल दीजिए, वो भी एक अपना तरीका है। तो एक पूरा इरिगेशन शेड्यूल फर्टिगेशन शेड्यूल ये हमने वर्कआउट करने की कोशिश की है आपके पास आपके लिए। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी सर एक क्वेश्चन आंसर। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर सर, नीचे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आप उन क्वेश्चंस को देखिए सारा, मीनवाइल क्या आप उनका आंसर देना चाहते हैं। तब तक हम ये एक सारे आंसर करना आप नहीं कुछ पिकअप कर सकते, मैं फटाफट जवाब दे दूं, वो हम ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम सेविंग हो जाएगी। श्योर श्योर हम आपको क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, आप जी आंसर। आप पूछती जाइए, जितना पूछ सकते हैं पूछिए। श्योर सर, मीनवाइल हम ये चाहते हैं पोल अगर हो पाए तो हम नो आप प्रॉब्लम, पोल होने दीजिए। ठीक है जी सर। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ फिर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा है। एक 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 ये चीज जरा सा मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल। ये अपने किसान भाइयों के लिए, हाँ ये जी हमने अभी जो माइक्रोबियल कंसोर्शियम दिखाया है प्रकाश कुलकर्णी साहब, ये जो देख मैंने रहा हूँ। दिखाया, हाँ ये हमने टैबलेट बनाई है माइक्रोबियल कंसोर्शियम की। जैसे क्रोसिन की टैबलेट आप खाती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये हमने माइक्रोबियल कंसोर्शियम की टैबलेट बनाया है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि आप अपने संतरे के बगीचे में 2-2 टैबलेट 4-4 टैबलेट डाल दिया, पूरा का पूरा सूक्ष्म जीव रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गया। अरे वाह, जी बहुत हाँ, ये टैबलेट है, बिल्कुल क्रोसिन जैसी टैबलेट है ये। तो ओके। अब ये डॉक्टर 2 साहब, से 4 टैबलेट ही काफी है उस माइक्रोबियल कंसोर्शियम के कंप्लीट। लेटेस्ट 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 फिनिश क्वेश्चन आंसर। यस प्लीज। सर क्वेश्चन आंसर्स आप देखने से पहले सबके लिए एक क्वेश्चंस, एक पोल दिया गया है यहाँ पे, तो आप सबसे निवेदन है कि आप पोल का आंसर करके और आप उसको सबमिट कर दीजिए प्लीज। यहाँ पे एक पोल दिया जा रहा है, उसका आप आंसर करके सबमिट कर दीजिए। डॉक्टर श्रीवास्तव जी, उतनी देर में अगर आप क्वेश्चंस पढ़ना शुरू आप करते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं, आप पढ़िए, आप ठीक पूछिए, है, मैं जवाब देता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जवाब दीजिएगा, बट सबको एक बार पोल का आंसर करने देते हैं, नो उसके बाद प्रॉब्लम, हम प्रश्न पे आते हैं। आप क्वेश्चन क्वेश्चन फटाफट पूछती जाइए, मैं फटाफट जवाब देता हूँ। फटाफट आंसर देंगे अब आप। पता नहीं मैं आता है कि नहीं आता, लेकिन जवाब दूंगा। सर आपने इतना जानकारी ऑलरेडी दी है कि जितने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस बार सबको पहले ही सब जानकारी मिल चुकी है। ओके ओके आई चलिए, थिंक बहुत क्वेश्चंस तो सबके ऑलरेडी। नहीं नहीं पूछने दीजिए, जितना पूछ सकते हैं, ये ऐसे मौके आते कहाँ हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चंस तो पहले ही आंसर हो चुके होंगे सर। जी नो नो प्रॉब्लम, इनको जितना जितना आप पिकअप कर सकती हैं आप पूछिए। हाँ जी बिल्कुल। सर बस कुछ टाइम और, पोल सबको नो आंसर करने प्रॉब्लम नो के, अभी प्रॉब्लम। कुछ लोगों ने पोल आंसर नहीं किया है। आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने पोल का अभी आंसर नहीं किया है वो प्लीज पोल का आंसर करिए और अपना
आंसर सबमिट करिए अपना पोल। चलिए सर, हम क्वेश्चंस पे चलते हैं साथ साथ। जी जी सर, पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इन लीफ न्यूट्रिएंट स्टेटस इफ वी विल टेक अ यंग लीफ, दैट इज 1 month old लीफ और वेरी ओल्ड लीफ? तो इसका जवाब हिंदी में देना है अंग्रेजी में? आप हिंदी में भी दे सकते हैं सर, तो वो अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये जो सवाल उन्होंने पूछा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर पत्ती का 1 महीना पुरानी पत्ती ले लेते हैं, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कम से कम 6 से 7 महीना पहले पुरानी पत्ती लेने का एक कारण है कि उस वक्त 6 से 7 महीना पुरानी पत्ती मैं इसलिए कहता हूँ लीजिए कि जिस वक्त पौधे का जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट का सप्लाई है और पौधा जो खींचता है मिट्टी से, वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं और उस इक्विलिब्रियम पर ही हमको लेना चाहिए, चाहे नींबू हो, संतरा हो, मौसम्बी हो। अगर आपने 1 महीने पहले पुरानी पत्ती ले ली तो एक तो वो पत्ती बिल्कुल यंग होगी, उसके अंदर नाइट्रोजन ही नहीं सारे न्यूट्रिएंट कम होंगे, तो कोई मतलब नहीं होता। यही कारण कि सारे के सारे नाइट्रोजन भी कम होगा, फास्फोरस भी कम होगा, पोटेशियम भी कम होगा, कैल्शियम भी कम होगा, मैग्नीशियम भी, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, जितने पोषक तत्व हैं सबके कमी होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमको करना है वो करने के बजाय कुछ और ही हम कर जाएंगे। ओके। तो मैं यही कहूंगा कि साइंस से छेड़खानी करना ठीक नहीं है। नहीं है, ठीक, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो बात तो सही है सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बोल रहे हैं, इज इट नेसेसरी टू एनालाइज लीफ ईच एंड एवरी ईयर? क्या हर साल विश्लेषण करना जरूरी है? हर साल देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि लीफ एनालिसिस हो के लिए 1 साल गैप दे दीजिए, हर तीसरे साल एनालिसिस करिए। और लीफ एनालिसिस की यही खूबसूरती, ये बात बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा जिसने भी पूछा कि हाँ जी। लीफ एनालिसिस ये हो या सॉइल एनालिसिस हो, हम इस एनालिसिस को प्रैक्टिस में लेके आए। जैसे हम अपना अपना स्वास्थ्य कराते हैं ना, देखिए जो खेती है और हमारे में अंतर यही है कि भाई किस अपने बच्चों के तो टेस्टिंग करा लेंगे सॉइल हेल्थ मिट्टी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ जी, अभी बहुत बढ़िया आ रही है। तो मैं क्या कहता क्या हूँ कि अगर हमें अपने बच्चे को दिखाना है तब तो उसका तो स्वास्थ्य एनालिसिस बहुत बढ़िया कराएंगे हर साल, लेकिन कभी भी अपने पौधे के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल, हाँ वो रिलेक्टेंस नहीं रहना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि हर साल आप पौधे को हर न्यूट्रिएंट खिलाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर 3rd ईयर पे आप एनालिसिस करा लीजिए और देखिए कि हमारे बगीचे में किस पौधों किस तत्व की कमी है, वही तत्व डालिए, बाकी बिल्कुल मत डालिए। ऐसा नहीं कि हर साल आप पूरा डालती जाइए, 600 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम जिंक सल्फेट, 200 ग्राम मैग्नीज सल्फेट, 200 ग्राम जिंक सल्फेट, 200 ग्राम सल्फर, 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम दाल चावल रोटी सब्जी सुबह शाम दोपहर 2-4 साल कंटिन्यूअस खाते हैं। तो कभी हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमको अपना भोजन चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो पौधे का भी तो मन करता होगा कि हमने भाई आज यूरिया खा लिया तो कल सुपर फास्फेट खा ले, तो परसों म्यूरेट ऑफ पोटाश खा ले, या आज हमने सेन खाद खा लिया तो कल हमको वर्मी कंपोस्ट मिल जाए। पौधे का भी तो यही मन करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात तो जी। सही। सर, अभी यही अच्छा आगे। एक चीज ये भी बताऊं मैं आपको, पौधा भी बिल्कुल उसके अंदर नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका ब्रेन है, सब कुछ है। हमको समझने की बात है, हम समझ नहीं पाते। पौधे पर अगर आप हाथ भी फेरिए तो वो बताएगा कि हमको इस चीज की कमी है। इस हाँ चीज जी को पहचानना है। सर, पौधे को जब तक हम एक बच्चे जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, हम पौधे के साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी सर, इन्हीं का एक आगे ये क्वेश्चन है कि प्लीज साइट सम इंस्टीट्यूट्स where we can do leaf analysis as farmers from different corners of the country can't reach CCRI all the time. तो अगर कुछ और भी आप बताना देखिए चाहें। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और उनको अगर आप कुछ इनाम दे सकती हैं तो इनाम दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। ये स्टार्टअप का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ जी। इसके लिए क्यों नहीं स्टार्टअप करते हैं हमारे यंगस्टर्स? आवे
1 महीने 2 महीने 1 साल हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले लें या किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में ले लें और लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी स्टेब्लिश करें। आप देखिए कितना पैसा कमाते हैं। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी खोले, देखिए स्टार्टअप में कितना पैसा है और कितना खूबसूरत ये बिजनेस है। और साइंस की भी सेवा होगी, समाज की भी सेवा होगी। स्टार्टअप में ले, बायो फर्टिलाइजर लघु उद्योग में क्यों नहीं तैयार हो सकता। बायो फर्टिलाइजर का एक अपने आप में स्टार्टअप प्रोग्राम लीजिए आप। अब वो समय आ गया कि नींबू के लिए आपने जीवाणु बनाइए, संतरे के लिए जीवाणु बनाइए, मैंगो के लिए जीवाणु बनाइए, अमरूद के लिए जीवाणु बनाइए। ये बनाइए। जीवाणु बनाने का मतलब क्या हुआ कि उस अमरूद के मिट्टी से लेके आइए, उसके जीवाणु को आइसोलेट करिए। जैसे जैसे 2 आदमी जेनेटिकली सिमिलर नहीं हो सकते, वैसी 2 मिट्टी भी सिमिलर नहीं होती। मिट्टी की भी जेनेटिक्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। जी। सर एक अगला क्वेश्चन हमारा हर्षल जी की तरफ से आया है। Which is the suitable stage for zinc and sulfur application? और इसी का अगला भाग है क्वेश्चन का, Which form of zinc is suitable for citrus? हर्षल देखिए पाटिल जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये मैंने बहुत पहले ही कहा, किस कब खिलाना है। अगर देखिए एक अक्सर मैं कहता हूँ, आपको प्यास लगी है तो 2 गिलास पानी आपने पी लिया, तब तो आपकी प्यास बुझ गई। और हाँ जो जी, पट पानी जो देते हैं, 2 गिलास पानी की जगह पता लगा 100 गिलास पानी दे देते हैं। तो हाँ जी, अगर 2 गिलास पानी हमको पीने की जगह 100 गिलास पानी पी गए तो हमारी क्या दशा होगी। पौधे के बारे में कभी सोचा कि उस पौधे को जिसको हमें 100 लीटर पानी पिलाना है, उसको लगा 2000 लीटर पानी पिला दिया। इवेंचुअली क्या हो गया, मिट्टी के अंदर जितना ऑक्सीजन था सारा का सारा बाहर चला गया। और जब बाहर चला गया तो उस पौधे पौधा कैसे खींचेगा भाई पोषक तत्वों को। तो वही तरीका है कि कभी भी एक समय बिल्कुल मत खिलाइए आप। ये हमने सारणी ऑलरेडी दी है। एक स्टेज होता है फ्रूट सेट स्टेज होता है, एक स्टेज होता है कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज होता है। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में कम से कम तीन स्प्लिट कर लीजिए। तो किसी भी फर्टिलाइजर को अगर पट पानी है तो चार चार बार दीजिए, और अगर फर्टिगेशन है तो कम से कम 8 बार उसको देना है। जहां तक जिंक की बात हो गई है, तो जिंक अगर आप अंबिया क्रॉप आप ले रही हैं तो अंबिया क्रॉप के लिए जो है फ्रूट सेट स्टेज सबसे अच्छा होता है, वहां डाल दीजिए। मिल्क क्रॉप आप ले रही है तो अभी बरसात जैसे अभी बरसात आई हुई उस स्टेज में आप डालिए, सबसे अच्छा तरीका है। और एक सवाल उनका लास्ट वाला क्या था। which form of zinc is हाँ, suitable? विच फॉर्म। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, कभी भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में मैंने पहले, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ये सब सस्ता भी होता है, सबसे अच्छा भी होता है। कभी भी बाजार का बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लाने की जरूरत नहीं। उस सर माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर में हार्डली 2% 3% होगा। जिंक सल्फेट ले लिया 20%, आयरन सल्फेट ले लिया 20%। तो और 60 रुपए 70 रुपए किलो है। तो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट सबसे अच्छा होता है। उसको किसी भी सेन खाद में वर्मी कंपोस्ट में मिक्स कर दीजिए, 6-7 दिन रख दीजिए, ताकि वो फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट है, वो सॉरी पूरा सॉरी चीलेट फॉर्म में हो जाए। श्रीवास्तव जी, आवाज थोड़ी कटने लग गई बात जी में। जी जी। तो मैं यही कह रहा था कि जो फेरस सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट है, इसी सल्फेट फॉर्म में लीजिए, उसको किसी भी सेंध खाद में या वर्मी कंपोस्ट में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद उसको 6-7 दिन रख दीजिए, ताकि ये जितना केमिकल फर्टिलाइजर है, इस एक तो उसका हीट निकल जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन निकल जाएगा, और दूसरा जो ऑर्गेनिक एसिड निकलेगा वो एसिड से वो चिलेट में बन जाएगा, और बढ़िया चिलेटेड फॉर्म में आप उसको डाल दीजिए। यही सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है। ना कि आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर खरीदने जाएं, ना कि आप चिलेटेड फॉर्म खरीदने जाएं, ना कि आप मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर खरीदने जाएं, जो कम से कम 5 से 7 गुना महंगा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। जी। सर एक और क्वेश्चन है, which varieties would you suggest for Maharashtra, that is Marathwada region, specifically Marathwada region के लिए? देखिए ये वैरायटी तो हमको सजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये वैरायटी तो ऑलरेडी मराठवाड़ा में पूरा का पूरा मौसम्बी स्वीट ऑरेंज इतनी खूबसूरती से हो रहा है, समझिए आप। और पूरे विदर्भा में नागपुरी संतरा हो रहा है, नींबू की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर जगह हो रहा है। लेकिन हम उल्टा अभी करते जा रहे हैं, विदर्भा के साथ क्या कर रहे हैं कि जितना इन्फेक्टेड मटेरियल मराठवाड़ा का ग्रीनिंग से इफेक्टेड है, सब विदर्भा में लेके आ रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि जो डिजीज, ग्रीनिंग डिजीज, बाकी सारी वायरस डिजीज, वो सारा मौसम्बी का हम संतरे में लेके आ रहे हैं। और मराठवाड़ा में तो नहीं जा रहा है वो, लेकिन जितना विदर्भा का नागपुर मैंडेन का इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा ये ग्रीनिंग आप क्या समझती है। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि ये ग्रीनिंग आया हुआ है इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल से, जो मराठवाड़ा में मौसम्बी स्वीट ऑरेंज से लेके हम आए हैं, वहीं से आया हुआ है। क्यों हम ग्रो करते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारी
स्वीट ऑरेंज जो मौसम्बी होती है वो ग्रीनिंग में, बाकी त्रिशुजा में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आप नागपुरी संतरे के अंदर जो एक बिल्कुल स्टेब्लिश कॉमर्शियल बेल्ट है उसमें मौसम्बी लेके क्यों आते हैं, शायद वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो। लेकिन अब वो लालच है कि जल्दी 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 मिल जाएगा, हमको क्रॉप मिल जाएगा, फ्लावरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये नहीं जानते कि विदर्भा के अंदर मौसम्बी, आप बिलीव कर सकती है 10 साल, हमने तो 10 साल 12 साल 15 साल के पौधों को देखा है बिल्कुल बीमार होते हुए। 15 साल जाते जाते विदर्भा के अंदर मौसम्बी बिल्कुल बैठ जाती है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है, डाईबैक शुरू हो जाती है। उसका जवाब कौन देगा, कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका। सर अब एक हमारे साथ शिवानंद जी हैं, वो जी शिवानंद जी जो हैं वो उन्होंने अपना हैंड रेस किया है और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ हाँ हाँ, सकते कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं। शिवानंद जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सर शिवानंद जी जब तक वापस क्वेश्चन पूछते हैं। पूछिए पूछिए, जितना ले सकती हैं ले लीजिए हाँ जी क्वेश्चन। बिल्कुल, तब तक मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जी दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर थॉट ऑन प्लांट डेंसिटी, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिस्टेंस। देखिए, नागपुरी संतरे के लिए तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो क्ले सॉइल है, काली मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी के लिए विदर्भा में जो ग्रो होती है, 6x6 में यहाँ पर पानी में लगाते थे। लेकिन अब जब से फर्टिगेशन शुरू हो गया, ड्रिप इरिगेशन शुरू हो गया, रो टू रो अगर आप करते हैं तो 6 फीट का डिस्टेंस, सॉरी 20 फीट का रखिए, 6 मीटर का, और प्लांट टू प्लांट 3 मीटर का रखिए। इस तरह से आप करीब 400-450 पौधे आप लगा सकते हैं। 6x3 का सबसे अच्छा और उपयुक्त डिस्टेंस नागपुरी संतरे के लिए पाया गया है, सेंट्रल इंडिया की 40 के लिए। सर ये आपकी सब ये सब जो बता रहा हूँ वो सब रिसर्च बेस्ड बता रहा हूँ। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एंटिसिपेटेड हो या कोई जस्ट गेस कर रहा हूँ, ये सब रिसर्च बेस्ड बता रहा हूँ। ये राइट। इस संस्थान की रिसर्च के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं वो सब बता रहा हूँ मैं। हाँ जी बहुत जी बढ़िया सर। ठीक है सर, अभी और बाकी सबसे ये निवेदन है, शिवानंद जी शायद अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ, पर जी उनका प्रश्न उन्होंने लिख के भी भेजा था Q&A में। वो जी। प्रश्न था कि जो आप पहले आंसर कर ही चुके हैं कि लीफ टेस्टिंग के लिए कहाँ जा सकते हैं, वो लीव आप। टेस्टिंग के लिए देखिए, किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में आप चली जाइए, CCRI में आ जाइए, या जैसे मैंने कहा अब ये समय ये भी आ गया है कि बहुत सारे स्टार्टअप प्रोग्राम में लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी स्टैब्लिश होनी चाहिए, गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज आनी चाहिए। देखिए पंजाब वालों ने क्या किया, सिट्रस इंडस्ट्री के डिफरेंट सिट्रस स्टेट्स क्रिएट किए, उन सारे सिट्रस स्टेट्स में उन्होंने लीफ एनालिसिस लेबोरेटरीज रखी है। देखिए जैसे क्या कहते हैं, ग्रेप्स के लिए कैसे कितना खूबसूरत पीटीओ एनालिसिस का प्रोग्राम है। तो वैसे ही उसी उसी सक्सेस को क्यों नहीं हम रिपीट कर सकते कि एक लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी हो जिसके अंदर किसान सुबह लेके आवे लीफ, और शाम को हम उसकी लीफ एनालिसिस रिपोर्ट दे दे और अगले दिन वो प्रैक्टिस शुरू कर दे। अगर ग्रेप्स में संभव है तो सिट्रस में क्यों नहीं संभव हो सकती, प्रोवाइडेड एक हमें इच्छा शक्ति चाहिए। बाकी तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है ही है। ओके। श्योर सर। सर और बाकी सबसे निवेदन है कि सर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर आखिरी स्लाइड यानी एंड स्लाइड पे चलाया जाएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछने हो या कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप सर से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी होगी इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज जी, आप सब आपने सबको अच्छे से गाइड किया। थैंक यू कुलकर्णी सो मच। साहब आपके पास कुछ क्वेश्चन रहेगा क्या पूछने के लिए सर को, या आप सर को थैंक्स करना चाहेंगे डॉक्टर श्रीवास्तव जी को। कुलकर्णी जी आप हमें सुन पा रहे हैं। सो श्रीवास्तव जी, मैं कुलकर्णी तरफ सर की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू Dr. Srivastava, sincere thank you for your nice and knowledgeable speech, and wish you all the best. थैंक यू Keep सो it up. मच मिस्टर Keep it up. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू फ्रॉम इट्स ए प्लेजर फ्रॉम टॉकिंग टू किसान ऑल। संवाद टीम, थैंक यू सो मच, आपने थैंक बहुत यू, गाइड किया उसके लिए। थैंक यू, हैव अ गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर। And धन्यवाद 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 आप सबको। धन्यवाद सर। Thank you. थैंक यू सो मच।
आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। किसान संवाद ऐप डाउनलोड जरूर करिए। इससे आपको कृषि संबंधी सब भी जानकारी मिलती रहेगी और इस तरह की और भी वेबिनार्स अटेंड कर पाएंगे। किसान संवाद। धन्यवाद।